So we'll continue with जो हमारे बाकी बचे हुए क्वेश्चंस थे, the numerical which are remaining from this chapter, of course was straight good. So we'll continue with those questions. Example 4.9, mass of an oxygen molecule is 5.35 into 10 raised to minus 26 kilogram, and that of a nitrogen molecule is 4.65 into 10 raised to minus 26 kilogram. तो आपको यहाँ पे दो मॉलिक्यूल्स के इंफॉर्मेशन दी है, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को मैं 1 सफिक्स से डिनोट करूंगा और नाइट्रोजन को मैं 2 सफिक्स से डिनोट करूंगा। मास ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल मतलब M1 की वैल्यू कितनी है, 5.35 into 10 raised to minus 26 किलोग्राम, और सेकेंड मतलब नाइट्रोजन मॉलिक्यूल उसका कितना है, 4.65 into 10 raised to minus 26 किलोग्राम। बट ड्यूरिंग देयर ब्राउनियन मोशन मतलब रैंडम मोशन, जिसको नहीं पता होगा ब्राउनियन मोशन होता है रैंडम मोशन। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप सबके आंखों में पट्टी बांध दी, बोला चलो यहाँ वहाँ जाओ, तो ऑल ऑफ यू आर मूविंग इन डिफरेंट डायरेक्शन, रैंडम डायरेक्शन, उसको बोलते हैं ब्राउनियन मोशन। आगे बोला भी है रैंडम मोशन इन एयर। तो ऑफ कोर्स जब इनका मोशन है रैंडम, तो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल नाइट्रोजन के साथ क्या होगा, कोलाइड होगा। रैंडम मोशन में कोलिजन होता है। एन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल ट्रैवलिंग विद वेलोसिटी ऑफ 400 मीटर पर सेकेंड, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का इनिशियल वेलोसिटी मतलब u1 इज 400 मीटर पर सेकेंड, कोलाइड्स इलास्टिक कोलिजन में क्या कॉन्जर्व होता है, काइनेटिक एनर्जी। मोमेंटम तो होता ही है, साथ में कौन होता है, काइनेटिक एनर्जी। विद नाइट्रोजन मॉलिक्यूल ट्रैवलिंग विद वेलोसिटी ऑफ 500 मीटर पर सेकेंड, तो u2 मतलब इनिशियल वेलोसिटी ऑफ नाइट्रोजन कितना है, 500 मीटर पर सेकेंड इन एग्जैक्टली अपोजिट डायरेक्शन। तो अगर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल टू द राइट जा रहा है तो नाइट्रोजन टू द लेफ्ट आ रहा है, मतलब यहाँ पे माइनस साइन लगाना पड़ेगा बिकॉज ऑफ अपोजिट डायरेक्शन। और नॉर्मली चलो मैं जब सॉल्व करूंगा तब बताता हूँ आपको। Calculate the impulse received by each of them during collision. Calculate the impulse received by them during collision. Each of them. Impulse को हम बोलते हैं J. तो J1 that is impulse received by oxygen. J2 that is impulse received by nitrogen. Assuming the collision lasts for 1 millisecond. मतलब कोलिजन का जो टाइम था वो कितना था, 1 मिली सेकेंड। m स्टैंड फॉर मिली, मतलब 10 raised to minus 3 seconds. How much is the average force experienced by each molecule? So how much is the average force experienced by first molecule and average force experienced by second molecule? तो आपको ये फाइंड करना है। तो ये दिस इज द डेटा गिवन टू यू, दिस इज व्हाट यू आर सपोज्ड टू फाइंड। फिजिक्स के क्वेश्चन में स्टेप 1 इज ऑलवेज टू अंडरस्टैंड क्वेश्चन समझा है। नंबर 2 क्या फाइंड करना है, नंबर 3 क्या दिया है, क्या पूछा है, इसमें क्या फॉर्मूला कनेक्शन बैठेगा वो देखना। तो पहला स्टेप था क्वेश्चन समझना। हमको ऑक्सीजन और नाइट्रोजन मॉलिक्यूल का मास दिया है और ऐसा बोला है कि दे आर परफॉर्मिंग रैंडम मोशन। जब रैंडम मोशन परफॉर्म करेंगे तो कोलिजन होगा। कोलिजन से पहला मॉलिक्यूल मतलब ऑक्सीजन, उसका स्पीड दिया हुआ है 400 और नाइट्रोजन का दिया है 500, लेकिन नाइट्रोजन इज मूविंग इन एग्जैक्टली अपोजिट डायरेक्शन, तो क्या लिखेंगे -500। कोलिजन का टाइम कितना था, 1 मिली सेकेंड। क्या पूछा है, व्हाट इज द इंपल्स रिसीव्ड बाय ईच ऑफ देम, मतलब ऑक्सीजन को कितना इंपल्स मिला और नाइट्रोजन को कितना इंपल्स मिला। व्हाट इज द एवरेज फोर्स, व्हाट इज द फोर्स एक्टिंग ऑन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल एंड नाइट्रोजन मॉलिक्यूल। तो अब फॉर्मूला कहाँ से आएगा, आपको पता होना चाहिए। इंपल्स होता है चेंज इन मोमेंटम। किया था क्या डिफाइन हमने, इंपल्स इज चेंज इन मोमेंटम। मतलब इंपल्स फाइंड करना, तो क्या फाइंड करना है, चेंज इन मोमेंटम। व्हाट इज चेंज इन मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम माइनस। अब प्रॉब्लम है 1 और 2। तुमने बोला 1 मतलब कौन, ऑक्सीजन, 2 मतलब कौन, नाइट्रोजन।
तो यहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। तुम यहाँ पे एक सिंगल मॉलिक्यूल की बात कर रहे हो, तो कंफ्यूजन नहीं करने के लिए क्या करना, व्हाट इज चेंजिंग मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम माइनस, तो इसको पी एफ माइनस पी आई लिखो, 1 2 मत लिखो, क्योंकि 1 2 लिखा तो यू में थिंक कि ये 1 मतलब ऑक्सीजन मॉलिक्यूल और 2 मतलब नाइट्रोजन, तो मत लिखना। फाइनल माइनस इनिशियल, किसका फाइनल, अगर पहले मॉलिक्यूल का फाइंड कर रहे हो तो पहले का फाइनल माइनस पहले का इनिशियल, दूसरे का फाइंड करो तो दूसरे का फाइनल माइनस दूसरे का इनिशियल। तो फॉर्मूला लिखते वक्त भी आपको बहुत क्लैरिटी से फॉर्मूला लिखने चाहिए। व्हाट इज फाइनल मोमेंटम, मास इनटू फाइनल वेलोसिटी, व्हाट इज इनिशियल मोमेंटम, मास इनटू इनिशियल वेलोसिटी। ये है, ये स्टेप बराबर है, समझा। व्हाट इज फाइनल मोमेंटम, मास इनटू फाइनल वेलोसिटी माइनस मास इनटू मास कॉमन। अच्छा, ये मैं जनरल फॉर्मूला बना रहा हूँ, ये पहले मॉलिक्यूल के लिए भी अप्लाई करना है और दूसरे के लिए भी अप्लाई करना है, तो दोनों के लिए करना है। तो मास कॉमन आ गया, तो इम्पल्स का फॉर्मूला बन गया एम वी माइनस यू। पक्का। अगर मुझे इम्पल्स फाइंड करना है तो मुझे क्या क्या चाहिए, मास जो दिया है, इनिशियल स्पीड वो भी दिया है, और क्या लगेगा, फाइनल स्पीड। वेरी गुड, इधर गए तुम अटक। फाइनल स्पीड v, राइट। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम होता है कि फाइनल स्पीड किसका, दो मॉलिक्यूल्स का। क्यों दो का, क्योंकि तुमको इम्पल्स किसका निकालना है, दोनों का निकालना है। पहला मॉलिक्यूल कौन था, ऑक्सीजन, दूसरा कौन है, नाइट्रोजन। तो पहले का v1 और दूसरे का v2, ये फाइनल स्पीड्स है। इनिशियल क्या थे, u1 एंड u2, फाइनल क्या है, v1 एंड v2। अब v1 और v2 याद है, इलास्टिक कोलिजन, मैंने जानबूझ के बोला इलास्टिकली, ये वर्ड पे ध्यान देना, इलास्टिकली, क्योंकि इलास्टिक कोलिजन में इफ यू रिमेंबर हमने ऐसा एक टॉपिक देखा था जिसमें लिखा था एक्सप्रेशन फॉर फाइनल वेलोसिटीज आफ्टर इलास्टिक हेड ऑन कोलिजन। और हेड ऑन कोलिजन में दोनों ऑब्जेक्ट सेम लाइन के अलॉन्ग मूव होते हैं, और क्वेश्चन में बोला है तुमको, यहाँ क्या बोला है, जो नाइट्रोजन मॉलिक्यूल था इट इज मूविंग इन एग्जैक्टली अपोजिट डायरेक्शन अलोंग द सेम लाइन। तो ये कोलिजन कौन सा है, हेड ऑन कि नॉन हेड ऑन, हेड ऑन। अब हेड ऑन में v1 और v2 का फॉर्मूला याद कैसे रखना तुमको वो भी बताया था मैंने बोला था m m m m u m m 2 m u, याद आ रहा है, पक्का पक्का, गुड गुड। और मैंने बोला था कि नीचे मुझे प्लस होता है क्या प्लस, यस, वी विल वेरीफाई, डोंट वरी। और मुझे मेहनत कम करनी है तो मैं v2 सीधा लिख दूंगा बाद में, पक्का, श्योर श्योर। फॉर्मूला डिराइव करने के बाद फॉर्मूला याद कैसे रखते हैं मैंने ये भी तुमको बताया था। मैंने बताया था अगर पहले का फाइंड करो तो 1 2 1 2 1 माइनस 2 बराबर, इधर क्या 1, इधर क्या 2 और 2, चेक कर लो, वेरीफाई करो, नहीं तो ये गलत तो सब गलत। v1 में आना चाहिए m1 माइनस m2 u1 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस 2 m2 u2 अपॉन m1 प्लस m2, है क्या ऐसा, 100% पक्का पक्का, श्योर श्योर। और v2 का 2 मैंने बोला था कि यार 2 लिख रहे हो ना, तो 2 1 2 1 2 1 बीच में माइनस, इधर 2 इधर 1 और 1 है। v2 इक्वल टू m2 माइनस m1 अपॉन m2 प्लस m1 u2 प्लस 2 m1 u1 अपॉन m2 प्लस m1, वेरीफाइड, गुड गुड। तो ये दो क्यों फाइंड किए, क्योंकि तुमको दोनों मॉलिक्यूल्स का इम्पल्स निकालना है, तो दोनों के लिए तुमको v चाहिए, तुमको v1 भी चाहिए और v2 भी चाहिए, इसलिए हमने दोनों के लिए फॉर्मूला लिख दिया। ये तो अभी सिर्फ इम्पल्स का काम हुआ, तो इम्पल्स के लिए पहले v फाइंड करोगे, वो यहाँ सब्स्टिट्यूट करोगे, इम्पल्स मिल जाएगा। और क्या पूछा तुमको, फोर्स, फोर्स जोक है, क्यों जोक है, क्यों जोक है, यू नो F इक्वल टू dp बाई dt, न्यूटन्स सेकेंड लॉ, लेकिन dp खुद तो इम्पल्स होता है ना, हाँ बराबर, तो ये क्या हो जाएगा इम्पल्स बाय dt, और dt तो दिया है तुमको, कितना दिया है 10⁻⁻3, तो ये हो गया फॉर्मूला रेडी। अब फॉर्मूला रेडी हो गए, अब एक एक करके हम लोग फाइंड करेंगे पैरामीटर्स। तो पहले सबसे पहले फर्स्ट
फर्स्ट इज टू फाइंड आउट, अगर मुझे पहले मॉलिक्यूल का इम्पल्स चाहिए तो मुझे पहले V1 चाहिए, और जितना ज़्यादा हो उतना ज़्यादा ये फॉर्मूला तुम लिखो तो तुमको याद रहेगा कि फॉर्मूलाज में पैटर्न कैसा बनता है। तो 1 1 2 1 2 1 2 2 2 हो गया। हाँ वो तो U1 है ऑफ कोर्स, हो गया पक्का पक्का, गुड। अब आपको V1 की वैल्यू सब M1 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी पड़ेगी। कितनी थी M1 की वैल्यू, बताओ बताओ बताओ। 5.35 10 raised to, तो 5.35 माइनस, मुझे पता है 10 raised to minus 26 है, मैं लिख नहीं रहा। व्हाट इज M2, 4.65, नीचे यही नंबर आएंगे, सिर्फ बीच में क्या होगा प्लस। अब देखो ऊपर दोनों में क्या था, 10 raised to minus 26 कॉमन आया, नीचे भी दोनों में क्या था 10 raised to minus 26 क्या आया कॉमन, और क्या हो गया कैंसर, तो नहीं लिखेंगे, विल नॉट राइट डाउन प्लस। अच्छा U1 बाकी रह गया ना, व्हाट इज U1, 400 प्लस 2 M2, व्हाट इज M2, 4.65 इंटू 10 raised to minus 26, मुझे पता है, पक्का पक्का। और व्हाट इज U2, 500 नहीं, माइनस 500, तो ये जो प्लस है वो क्या हो जाएगा माइनस, क्योंकि माइनस 500 था, अपॉन 5.35 प्लस 4.65 इंटू 10 raised to minus 26, नीचे और ऊपर का कैंसिल हो गया। अब ये पूरा तुमको करना पड़ेगा सॉल्व, गुड। आई डोंट वांट टू सॉल्व दिस, तो मेरे पास तो इसके आंसर्स है, तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली लिख देता हूँ आंसर, क्योंकि इट विल जस्ट टेक आवर टाइम, जस्ट अ मिनट। तो आपको होमवर्क में ये रहेगा कि कैलकुलेशंस तुमको वेरीफाई करने पड़ेंगे, यू हैव टू चेक इफ वी आर गेटिंग करेक्ट आंसर्स, वैसे तो आएंगे ही करेक्ट, बट चेक कर लो एक बार कैलकुलेशंस। आई विल जस्ट राइट डाउन द फाइनल कैलकुलेशन हियर, एक मिनट, यस। तो ये आता है 437 विद माइनस साइन, कितना 437 विद माइनस साइन। अब मैं जब तुमको बोल रहा था कि यहाँ पे एक और चीज याद रखना, फिर बोला छोड़ो बाद में बताता हूँ, अब बताता हूँ। जब आपके पास एक मॉलिक्यूल लेफ्ट से राइट जा रहा है, दूसरा राइट से लेफ्ट आ रहा है, तो पहले मॉलिक्यूल का इनिशियल वेलोसिटी प्लस था और दूसरे का माइनस था, कोलिजन के बाद उल्टा हो जाता है, कोलिजन के बाद क्या होता है उल्टा, तो पहले का माइनस दूसरे का प्लस, तो माइनस आना चाहिए था, आ गया। इलास्टिक कोलिजन में होता है ऐसा, बट ये हो गया पहले का। अब दूसरा फाइंड करो। अच्छा पहले एक काम करते हैं, पहले क्या V1 मिल गया ना, तो अभी इम्पल्स फाइंड कर लो। इम्पल्स कैसे फाइंड करते हो, J1 इक्वल टू M1 V1 माइनस V1, पहले के लिए लिखोगे तो 1 1 1 और 1, M1 व्हाट इज M1, 5.35 into 10 raised to minus 26, what is V1, minus 437 minus U1 कितना था 400 था ना, 400, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। ऑफ कोर्स ये माइनस आएगा तो ये माइनस आएगा, तो ये वैल्यू आपको मिलती है, ये वैल्यू आपको मिलती है माइनस 4.478 इंटू 10 रेज टू माइनस 23 न्यूटन सेकेंड, क्योंकि इम्पल्स इज फोर्स इनटू टाइम, फोर्स इज इन न्यूटन, टाइम इज इन सेकेंड। ये हो गया आपका इम्पल्स ऑफ फर्स्ट। अब क्या फाइंड करेंगे, इम्पल्स ऑफ सेकेंड, उसके लिए क्या चाहिए V2, तो पहले क्या फाइंड करेंगे V2, तो V2 के लिए फिर वही फॉर्मूला, टू 1 2 1 2 1 1 1 और इधर 2 हो गया, गुड 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 गुड। वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो अभी इसमें, वही वापस M2 M1 की वैल्यू U2 की वैल्यू, ये सब सॉल्व करना पड़ेगा, और फाइनली आपको मिलेगा 463 मीटर पर सेकेंड। आई एम सॉरी बट कैलकुलेशन यहाँ करने गया मैं तो पूरे 1 आवर में 2 ही क्वेश्चन होंगे, क्योंकि बड़े बड़े क्वेश्चन थे सारे के सारे, तो 463 और प्लस आना चाहिए, फॉर सिंपल रीजन मैंने ऑलरेडी बताया,
U2 क्या था, नेगेटिव, तो V2 क्या होगा, पॉजिटिव, क्योंकि टक्कर के बाद वो वापस जाएगा ना, तो नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा था, अभी कहाँ जाएगा, पॉजिटिव में, तो ऐसा आता है। इम्पल्स पता है, इम्पल्स, व्हाट इज इम्पल्स, J2 इक्वल टू क्या होगा, M2 V2 माइनस U2। M2 कितना था, 4.65 टेन रेज़ टू -23, मुझे पता है 26 है, मैं सॉल्व करके डायरेक्ट लिख रहा था, बट ठीक है, एनीवेज व्हाट इज V2, V2 अभी तो लिखा था 463, माइनस माइनस प्लस, पक्का। और आपको पता है, बिल्कुल टेंशन लेना नहीं, जितना इम्पल्स पहले पे है उतना ही दूसरे पे है, सिर्फ पहले पे माइनस है तो दूसरे पे प्लस है, वो ऐसा ही आता है आंसर, ऐसा ही होगा, इलास्टिक कोलिजन में यही होता है। ये हो गया इम्पल्स, तुम कैलकुलेट करके देख लेना, यही वैल्यू मिलेगी। और फोर्स का भी सेम स्टोरी है, जितना फोर्स पहले पे, क्योंकि एक्शन रिएक्शन है, वो कोलिजन हुआ तो एक ने दूसरे पे लगाया तो दूसरे ने पहले पे फोर्स लगाया, सिर्फ डायरेक्शन वाइज अपोजिट, मैग्नीट्यूड वाइज सेम। तो इम्पल्स इम्पल्स और फोर्स दोनों पे वैल्यू सेम आएगी, J1 और J2 की वैल्यू सेम आएगी, सिर्फ डिफरेंस इज इन द साइन, और फोर्स भी सेम होगा, डिफरेंस इज इन द साइन। तो अभी फोर्स फाइंड करेंगे, और तो और भी इजी है, क्यों इजी है, व्हाट इज फोर्स, J अपॉन dt, तो फोर्स ऑन वन इज J1 अपॉन dt, व्हाट इज J1, 4.478, ऑफ कोर्स माइनस into 10 raised to -23 अपॉन 10 raised to -3, तो कितना हो गया, -4.478 into 10 raised to -20, -20 क्या, न्यूटन, क्योंकि फोर्स किसमें होता है, न्यूटन में होता है, तो आगे फोर्स का आपका वैल्यू, गुड। तो ऑफ कोर्स आंसर शुड मैच, मैच होगा ही वो तो, ठीक है। व्हाट विल बी F2 देन, 4.478, ऑफ कोर्स J2 by dt वो तो है ही, वो तो होगा ही, लेकिन वो आएगा 4.478 into 10 raised to -20। डन हो गया क्वेश्चन का नाम। चलो अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, वापस से इट इज अ गुड लेवल क्वेश्चन, एंड ये जो क्वेश्चन है, ऐसा सिमिलर क्वेश्चन PYQ है जेई का, तो थोड़ा सा अच्छे से ध्यान देना, पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं अच्छे से। और यूनिफॉर्म वुडन प्लैंक, वुडन प्लैंक मतलब जैसे तुम बेंच पे बैठे हो, वो एक लकड़ी का प्लैंक है, उसको प्लैंक बोलते हैं, इट इज अ थिन शीट ऑफ वुड, तो तुम्हारा बेंच खुद एक वुडन प्लैंक से बना है, तो यूनिफॉर्म वुडन प्लैंक ऑफ मास 30 kg, वैसे बाय द वे मास कितना है 30 kg, तो वेट कितना होगा 30 इंटू जी, क्योंकि वेट इज मास इंटू जी, अगर मैं जी की वैल्यू 10 ले लेता हूँ, तो प्लैंक का वेट कितना हो गया 300 न्यूटन, तो देखो 300 न्यूटन दिखा, राइट, गुड। इज सपोर्टेड सिमेट्रिकली बाय टू लाइट आइडेंटिकल केबल्स, तो यहाँ पे दो केबल है, दो केबल के हेल्प से हमने उस प्लैंक को सपोर्ट कर दिया। ईच कैन सस्टेन अ टेंशन अप टू 500 न्यूटन, मतलब दोनों वायर पे मैक्सिमम फोर्स तुम कितना लगा सकते हो 500 न्यूटन, अगर 500 न्यूटन के ऊपर फोर्स हुआ तो वायर टूट जाएगा, द केबल विल ब्रेक, बट आफ्टर टाइम द केबल्स आर एग्जैक्टली वर्टिकल, तो बांधने के बाद दोनों वायर्स वर्टिकल है, एग्जैक्टली वर्टिकल है, एंड आर सेपरेटेड बाय 2 मीटर, तो दोनों वायर में कितना डिस्टेंस है 2 मीटर। अ बॉय ऑफ मास 50 kg, बॉय का मास कितना 50 kg, तो उसका वेट कितना 50 g, मतलब 500 न्यूटन, देखो 500 न्यूटन, यस, गुड। स्टैंडिंग एट द सेंटर, पहले वो सेंटर पे था ऑफ द प्लान, इज इंटरेस्टेड इन वॉकिंग, उसको चलने में इंटरेस्ट है, हाउ फार ही कैन वॉक, ये क्या क्वेश्चन हो गया, उसकी मर्जी ना जहां तक जाना जाएगा ना, ऐसा नहीं होता, हाउ फार ही कैन वॉक मतलब उसने चलना शुरू किया, अब जिस डायरेक्शन में वो चल रहा है उस साइड के वायर पे टेंशन बढ़ने लगेगा, अगर वो लेफ्ट में जाता तो यहाँ पे टेंशन बढ़ता, वो राइट में जाएगा तो इस पे टेंशन बढ़ेगा, और मैक्सिमम टेंशन कितना हो सकता है, कितना हो सकता है 500 न्यूटन, तो वो चलते गया, टेंशन बढ़ते गया, जैसे ही 500 न्यूटन का टेंशन हुआ उसको रुकना पड़ेगा, क्योंकि और आगे गया तो वायर गया, वायर टूट गया, कौन सा टूट गया सेकंड केबल, अगर सेकंड केबल टूटता है
तो प्लैंक रोटेट होता है। थोड़ा सा अच्छे से समझ लेना इसको। गिव मी योर बुक। तो इमेजिन दिस इज प्लैंक। यहाँ पे एक केबल था, यहाँ पे एक केबल है, ये लड़का यहाँ रुका था। ही स्टार्ट्स वॉकिंग। जिस साइड वॉक कर रहा है उस साइड के केबल पे टेंशन बढ़ रहा है। जैसे ही टेंशन 500 न्यूटन से ऊपर गया, ये वाला केबल टूट गया। अगर ये टूटा तो रोटेट ऐसा होगा ना। तो जो सेकंड केबल है वो बन जाता है एक्सिस ऑफ रोटेशन। क्या बन जाता है वो? एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो अगर केबल 2 टूटा तो केबल 1 क्या है? एक्सिस ऑफ रोटेशन। केबल 1 टूट गया तो केबल 2 क्या है? एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो जब तक ये पता नहीं है क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं होगा ये। तो वापस एक बार क्वेश्चन समझ लो। मैं डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ। आई कैन यूज दिस डायग्राम बट फॉर यू टू अंडरस्टैंड आई विल रीड्रॉ ऑल दिस। ये था वुडन प्लैंक। वुडन प्लैंक। इस वुडन प्लैंक का मास है 30 kg। तो उसका वेट है 300 न्यूटन। और कभी भी याद रखना, वेट हम हमेशा सेंटर पे दिखाते हैं, सेंटर पे। तो वी ऑलवेज शो वेट एट द सेंटर। इसलिए मैंने तुमको सेंटर ऑफ ग्रेविटी का कॉन्सेप्ट रीडिंग असाइनमेंट दिया था। वापस क्वेश्चन वही आता है, व्हाट इज वेट? ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी। तुम्हारा खुद का वेट पूछा मैंने, कोई 50 kg बोलेगा, कोई 60 बोलेगा। एक्चुअली वो केजी में नहीं होता है, उसको जी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। लेकिन क्वेश्चन ये है, वेट इज ग्रेविटेशनल फोर्स, हाँ कि ना? ग्रेविटेशनल फोर्स तो एक पॉइंट पे एक्ट करता है ना। तो तुम्हारे बॉडी का कौन सा पॉइंट? हाँ, तो सेंटर ऑफ मास। तो जिस पॉइंट पे इफेक्टिव वेट होता है उसको बोलते हो सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी ये हो गया। तो कितना कितना न्यूटन का वेट है इसका? 300। अब ये कैसा हवा में लटकता रहेगा क्या? नहीं, इसको हमने 2 केबल के हेल्प से सपोर्ट किया। और ये जो 2 केबल है ये रिजिड सपोर्ट को लगाए हुए हैं। यहाँ पे रिजिड सपोर्ट है, जैसे कि ऊपर द सीलिंग, दैट इज लाइक अ रिजिड सपोर्ट। गुड। सो दिस आर द 2 cables that you have. गुड 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 गुड। देन उन्होंने ऐसा बोला है कि इन दोनों केबल्स में डिस्टेंस कितना है? 2 मीटर। कितना डिस्टेंस है? 2 मीटर। तो डिस्टेंस इज 2 मीटर, विच मीन्स कि सेंटर से एक साइड कितना हो गया? 1 मीटर। तो ये आ गया 1 मीटर। दिस इज 1 मीटर डिस्टेंस। गुड, दिस इज 1 मीटर डिस्टेंस। अ बॉय ऑफ मास 50 किलोग्राम, बॉय ऑफ मास 50 किलोग्राम, वो पहले सेंटर पे था। इज इंटरेस्टेड इन वॉकिंग, चलना शुरू किया, यहाँ तक आया। अब यहाँ पे आके अगर रुक गया तो ठीक, नहीं तो गया गया। क्योंकि केबल टूट जाएगा। ये डिस्टेंस कितना है? 1 मीटर। बराबर, करेक्ट। तो सेंटर से बॉय का डिस्टेंस कितना है? x। तो केबल 1 से कितना है? 1 प्लस एक्स। 1 प्लस एक्स। तो ये डिस्टेंस कितना हो गया? 1 प्लस एक्स। गुड। ये C1 केबल है, C2 केबल। यहाँ तक क्लियर? पक्का पक्का। अब इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन हो, एक और है प्रैक्टिस प्रॉब्लम में, इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन हो, वहां पे आपको यूज करना होता है रोटेशनल इक्विलिब्रियम। क्या यूज करोगे? अभी रोटेशनल इक्विलिब्रियम क्या है? मैंने आपको कल या परसों के लेक्चर में बताया था, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। व्हाट इज मैकेनिकल इक्विलिब्रियम? व्हेन फोर्सेस आर बैलेंस्ड, नो नेट फोर्स इज एक्टिंग ऑन द सिस्टम। कोई भी बॉडी पे या सिस्टम पे जब टोटल फोर्स क्या हो जाए? 0, तो बॉडी मूव होता है क्या? नहीं। सिमिलरली बॉडी को रोटेट करने के लिए फोर्स की जरूरत है कि टॉर्क की जरूरत है? टॉर्क। तो अगर मैं एक साइड से टॉर्क लगा रहा हूँ, उतना ही टॉर्क दूसरी साइड से लगा दिया तो डोर रोटेट होगा क्या? नहीं, है ना? होता है ना, घर में नाराज हो जाते हो, रूम में जाके बैठ जाते हो, मैं दरवाजा खोलूंगा नहीं, तुम मम्मी बाहर से धक्का दे रही है, तुम अंदर से धक्का दे रहे हो, टॉर्क आर बैलेंस। होता है ना सा? अरे होता है क्या? नहीं कभी घर में? ओके। मैं खाना नहीं खाऊंगा, दरवाजा नहीं खोलूंगा, दरवाजा बंद, बाहर से पेरेंट्स आर ट्राइंग टू पुश, पेरेंट्स आर exerting torque on the door to rotate the door so that it opens and they get inside. You are applying equal torque but in opposite direction so that they are not able to open the door. पक्का? ऐसा उसको याद रखना आप। तो कोई भी ऑब्जेक्ट कब तक रोटेट नहीं होगा? जब तक इक्वल एंड अपोजिट टॉर्क लगे। राइट? इसको बोलते हो रोटेशनल इक्विलिब्रियम। क्या बोलते हैं? रोटेशनल इक्विलिब्रियम।
गुड. रोटेशनल इक्विलिब्रियम. तो रिमेंबर. The boy can walk. The boy can walk until the plank is in rotational equilibrium. The plank is in rotational equilibrium. अब rotational equilibrium के लिए एक टॉर्क अगर क्लॉकवाइज है तो दूसरा क्या होना चाहिए, एंटी क्लॉकवाइज. ये इंपॉर्टेंट है. अब आपको सोचना पड़ेगा कि ये क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज कहाँ से आ गए. तो पहले ये बताओ नीचे के डायरेक्शन में कितने फोर्सेस है. नीचे के डायरेक्शन में कितने फोर्सेस है, दो, राइट. तो क्लॉकवाइज कौन घुमाएगा इसको, ये और ये. मतलब क्लॉकवाइज रोटेशन के लिए कौन कौन रिस्पॉन्सिबल होगा, 500 न्यूटन और 300 न्यूटन. तो राइट. तो क्लॉकवाइज टॉर्क कहाँ से आ रहा है, बॉय से, और कहाँ से आ रहा है, प्लैंक से. किससे आ रहा है, बॉय से और प्लैंक से. तो जो क्लॉकवाइज टॉर्क है ये कौन प्रोवाइड करेगा, बॉय का वेट और प्लैंक का वेट. सपोज ये रस्सी टूट गया, ये टूट गया सपोज, तो रोटेशन एक्सिस कहाँ था, C1 पे. मतलब ऊपर के डायरेक्शन में फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा है, C1, राइट. तो एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क किसने प्रोवाइड कर दिया, केबल 1 ने. तो जब तक केबल 1 ने जो टॉर्क प्रोवाइड किया और जो बॉय और प्लैंक का जो टॉर्क है वो जब तक बैलेंस्ड है तब तक रस्सी टूटने वाला है क्या, नहीं. तो ऐसे इक्वेट कर देना. ये आ गया रोटेशनल इक्विलिब्रियम का कंडीशन. अब आपको पता होना चाहिए टॉर्क का फॉर्मूला. टॉर्क दो टाइप के थे, एक था मोमेंट ऑफ फोर्स, एक था मोमेंट ऑफ कपल. मोमेंट ऑफ फोर्स में दो इक्वल बट अपोजिट फोर्सेस अलग अलग पॉइंट पे लगते हैं और वो रोटेशन प्रोड्यूस करते हैं. इक्वल बट अपोजिट. यहाँ पे वैसा तो है नहीं, यहाँ पे तो ये अलग फोर्स है, ये अलग फोर्स है, राइट. अगर एक फोर्स हो और वो रोटेशन प्रोड्यूस करे तो मोमेंट ऑफ कपल की मोमेंट ऑफ फोर्स. व्हाट वाज द फॉर्मूला ऑफ मोमेंट ऑफ फोर्स, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन. वेरी गुड. बॉय की वजह से कितना फोर्स, 500, राइट. बॉय का परपेंडिकुलर डिस्टेंस एक्सिस से, बॉय का डिस्टेंस एक्सिस से कितना है, 1 प्लस एक्स. तो क्या लिखोगे, 1 प्लस एक्स. और प्लैंक का फोर्स कितना है, 300. टॉर्क क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस. फोर्स कितना था, 300. डिस्टेंस कितना एक्सिस से, 1 मीटर. तो इधर क्या आएगा, 1, राइट. और केबल में मैक्सिमम टेंशन कितना बोला है, 500. तो केबल में फोर्स कितना लग सकता है, मैक्सिमम 500. लेकिन इस केबल का, बाय द वे कौन से केबल का भी समझ लो, थोड़ा मैं और क्लियर कर देता हूँ. मैं इसको ऐसा बोल देता हूँ, बेटर, कंफ्यूजन खत्म हो जाएगा आपका. यहाँ पे दो फोर्स है नीचे जो क्या करेंगे, क्लॉकवाइज. और लड़का कब तक जा सकता है, जब तक ये स्ट्रिंग ब्रेक नहीं होगा. ब्रेक नहीं होगा तो ये क्या प्रोवाइड करेगा, टेंशन. कौन डायरेक्शन में, अपवर्ड. कौन डायरेक्शन में, तो ये क्लॉकवाइज को एंटी क्लॉकवाइज किसने बैलेंस किया, इसमें. अगर ये टूट जाता तो रोटेशनल एक्सिस कहाँ होता, यहाँ पे. इसमें कितना फोर्स है, 500. इसका एक्सिस से डिस्टेंस कितना है, तो व्हाट इज टॉर्क, 500 इंटू 2. इज दैट क्लियर, पक्का. तो अभी तक का पूरा सिचुएशन समझा देता हूँ. कोई 1 स्टेप आंसर है, कुछ भी नहीं है, ओरली सब होता है. पहली बार डिफिकल्ट लगेगा आपको क्योंकि पहली बार आपको क्वेश्चन समझना डिफिकल्ट होता है. प्लैंक का वेट 300 मतलब 300 न्यूटन का फोर्स. बॉय का वेट 50 किलोग्राम मतलब 500 न्यूटन इज फोर्स. ये दोनों फोर्स डाउनवर्ड है, मतलब क्लॉकवाइज रोटेट करने की कोशिश करेंगे. तो टोटल टॉर्क कितना हो गया, फोर्स इनटू डिस्टेंस. प्लैंक का सेंटर कितना डिस्टेंस पे एक्सिस से, 1 मीटर. तो टॉर्क ड्यू टू प्लैंक कितना हो गया, 300 इंटू 1. बॉय मैक्सिमम कितने डिस्टेंस तक गया, x. एक्सिस से कितना हो गया, 1 प्लस एक्स. बॉय का फोर्स कितना है, 500. तो 500 इंटू 1 प्लस एक्स. इसको किसने बैलेंस किया, सेकंड केबल. क्योंकि सेकंड केबल टूटेगा तो रोटेट होगा, टूटा नहीं तो बैलेंस करके रखा है, बराबर.
अगर सेकंड केबल टूट रहा है तो एक्सिस कहाँ है, फर्स्ट पे, बराबर। सेकंड केबल ने कितना टेंशन दिया, 500, एक्सिस से कितना डिस्टेंस है, 2 मीटर, तो व्हाट इज टॉर्क, 500 इंटू 2, 500 इंटू 2, 500 इंटू 2, बराबर। तो एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क कितना हो गया, 1000, और क्लॉकवाइज में कितने हैं, 2 है। इसको इक्वेट कर लिया, तो अभी सॉल्व करो। 500 इंटू 1 इज 500 प्लस 500x इक्वल टू, सॉरी, प्लस 300 इक्वल टू 1000। 300 और 500, 800, 800 वहां भेज दो, तो कितना हो गया, 500x इक्वल टू कितना, 200, क्योंकि वो माइनस हो जाएगा। तो x कितना हो गया, 2/5। व्हाट इज 2/5, 0.4। हो गया क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, what will be the answer if the boy starts walking on the other side? सेम ही आएगा ना आंसर, डिस्टेंस पूछा है, डिस्टेंस थोड़ी बोला है आपको, डिस्टेंस सेम ही आएगा, क्योंकि दोनों केबल में टेंशन क्या है, सेम है। और अगर मैं ऐसा बोल देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल, इफ आई से द टेंशन मैक्सिमम टेंशन इन दिस केबल इज 1000, कितना, तो आंसर क्या आएगा, यहाँ पे 1000 इंटू 2 कितना, 2000, उसमें से कितने गए, 800, कितने गए, 800, तो कितना आ गया, 1200। तो यहाँ पे 1200 लिखोगे, बराबर, 1200। तो x की वैल्यू क्या आएगी, 2 पॉइंट, हो ही नहीं सकती। क्यों नहीं हो सकती, ये डिस्टेंस ही 1 मीटर है, मतलब वो प्लैंक क्रॉस कर गया, प्लैंक टूटा, केबल टूटा नहीं, यू कैन वॉक। गुड। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर 4.11 इज असाइनमेंट फॉर यू, ये आपको खुद को सॉल्व करना है। 4.11 इज असाइनमेंट। ये अच्छा क्वेश्चन है, और मैंने डायग्राम इधर जानबूझ के दिया नहीं, तो मैं अभी डायग्राम आपको दे देता हूँ। एग्जाम्पल 4.12, a letter E is prepared, a letter E is prepared from a uniform cardboard with shape and dimension as shown in the figure, locate its center of mass। आपको एक कार्डबोर्ड से बनाया हुआ ई दिया है, a letter E is prepared from uniform cardboard, यूनिफॉर्म कार्डबोर्ड मतलब थिकनेस हर जगह पे सेम होता है, विद शेप एंड डायमेंशन एज शोन इन फिगर, लोकेट इट्स सेंटर ऑफ मास। तो पहले मैं तो डायग्राम ड्रॉ कर देता हूँ, ई शेप का है, ई शेप, ई, यू हैव शेप ई विच इज मेड अप फ्रॉम कार्डबोर्ड। तो तुमने ऐसा कुछ रखा है, जस्ट अ मिनट, just a minute, just a minute, okay, looks good। ओके फाइन, मुझे डायग्राम कंप्लीट करने दो पहले, दैट इज इम्पोर्टेंट। और मैं जानबूझ के भी डायग्राम ड्रॉ नहीं किया, क्योंकि हमेशा तुमको डायग्राम देंगे ऐसा नहीं होता है, दे विल नॉट गिव यू डायग्राम ऑलवेज। तो ऐसा ऐसा है, फिर ऐसा 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 है। ओके 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 गुड। तो ये है आपका डायग्राम मोर और लेस। हाँ, ई है, ई, सी नहीं हो, उसको ई बना रहे हैं ना, अति घाई संकटक नहीं, दिस इज लाइक ई। पक्का आपको इसका सेंटर ऑफ मास लोकेट करना है, क्या लोकेट करना है, सेंटर ऑफ मास। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के अलग अलग मेथड हो सकते हैं, वो आपको डिसाइड करना है कैसा। मैं आपको बताता तो एक मेथड। तो आपको सबसे पहले क्या फाइंड करना है, सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास फाइंड करना है, मतलब क्या करना है, सेंटर ऑफ मास का एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट। क्योंकि ये कार्डबोर्ड है, कार्डबोर्ड 2 डायमेंशनल होता है, कार्डबोर्ड इज लाइक अ पेपर, पेपर 2D होता है कि 3D होता है, 2D। तो उसके सेंटर ऑफ मास के 2 ही कोऑर्डिनेट्स आएंगे। अगर वो एक्स वाई प्लेन में है तो एक्स और वाई, एक्स प्लेन में तो एक्स और जेड, वाई जेड प्लेन में तो वाई और जेड। तो मैं मान लेता हूँ ये एक्स वाई प्लेन में है। फिर तुमको, आप लोगों को ये याद है क्या, व्हाट इज द फॉर्मूला टू फाइंड आउट एक्स सेंटर ऑफ मास, समेशन
mi xi I runs from 1 to n upon summation mi I runs from 1 to n. What is y center of mass? Summation mi yi I runs from 1 to n upon summation mi I runs from 1 to n. गुड. अब मैंने आपको बोला इसको तुम अलग अलग मेथड से सॉल्व कर सकते हो. मतलब बेसिकली क्या है, इट इज अप टू यू नाउ. तुम इस क्वेश्चन को ऐसा इमेजिन कर सकते हो. कैसा बताता हूँ. इधर एक लाइन और डालना रह गया, पहले वो ड्रॉ कर देता हूँ. दिस इज व्हाट यू हैव. अब तुम इसको ऐसा इमेजिन कर सकते हो कि ये जो ऊपर का पार्ट है ना, ऊपर का पार्ट, ये वाला पार्ट, दिस वन, ये एक ब्लॉक है. एक सिंगल ब्लॉक है. सिंगल ब्लॉक मतलब ये ए ब्लॉक है. तो तुमको क्या करना पड़ेगा, इसको तुम ए मान रहे हो ना, तो पहले तुमको ए का सेंटर ऑफ मास निकालना पड़ेगा. राइट. और तुम इस ब्लॉक को तुम बी मान लो. क्या मान लिया? बी. तो ये नीचे का ब्लॉक है, ये कौन सा ब्लॉक है? बी. तो तुमको बी का सेंटर ऑफ मास निकालना पड़ेगा. फिर तुम क्या कर सकते हो, तुम ये भी कर सकते हो कि ये जो पार्ट है, ये इतना पार्ट है, इसको क्या मान लिया? सी ब्लॉक. क्या मान लिया? सी ब्लॉक. इसका सेंटर ऑफ मास निकालो. और ये जो रह गया, इसको डी ब्लॉक बोल दो. तो तुमने पहले, सबसे पहले जो 10 पार्ट्स थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इन 10 ब्लॉक्स को तुमने पहले 4 में कंबाइन कर दिया. और चारों को क्या फाइंड करना पड़ेगा? सेंटर ऑफ मास. राइट. तो 10 को 4 में कन्वर्ट करो, 4 का सेंटर ऑफ मास निकालो. ये मेथड 1 है. मेथड टू और भी इजी है. ऐसा कुछ मत करो. तो क्या करो, डू नॉट डू एनीथिंग लाइक दैट. तो एक काम करना, इन सबको ही मैं कुछ तो नाम दे देता हूँ. आई गिव सम नेम्स टू देम. फॉर एग्जांपल, लेट अस से ये ब्लॉक नंबर 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, ये 7 है, ये 8 है, ये 9 है, ये 10 है. बराबर. तो 10 का 10 एक साथ सॉल्व करेंगे. अगर 10 सॉल्व करोगे, अगर आप 10 एक साथ सॉल्व करोगे, तो जो एक्स सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला है वो क्या बनेगा? m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस 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 m10 x10 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस अप टू m10. और सिमिलरली y सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला क्या बनेगा? m1 y1 प्लस m2 y2 प्लस 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 m10 y10 अपॉन m1 प्लस m2 अप टू m10. पक्का? ये भी चलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. डायरेक्ट करो. और ये ज़्यादा इजी है. क्यों? क्योंकि ये सारे के सारे जितने तुमको पार्ट्स दिख रहे हैं ना, सबका मास सेम है. ये m है, ये m है, ये m है, ये भी m है, ये भी m है. तो सारे m है. तो अगर सारे ही m है, रिमेंबर, सारे ही m1 m2 m3 m4, ये सारे कौन है? ये सारे के सारे m है. क्या वैल्यू सबका वैल्यू क्या है? m है. तो ये डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा? 10m. क्योंकि m m m m m कितनी बार? 10 बार. तो 10m ये भी चलता है. अब प्रॉब्लम क्या है? x1 x2 x3 x4 अप टू x10, y1 y2 y3 y4 अप टू y10 ये फाइंड करना पड़ेगा. तो x1 y1 x2 y2 x3 y3 ये फाइंड कैसे करेंगे? ये फाइंड करने के लिए तुमको सबसे पहले डिस्टेंस कहीं से तो मेजर करते हो ना. कहीं से तो मेजर करोगे ना x1 y1 x2 y2. तो पहले तुमको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम मतलब ओरिजिन कहीं तो सेट करना पड़ेगा. वो तुम्हारी मर्जी होती है, तुमको जहाँ सेट करना करो. तुम यहाँ भी सेट कर सकते हो, यहाँ सेट कर सकते हो, लेकिन यहाँ सेट करने की गलती करना मत 8 नंबर पे. क्यों? कभी भी ऐसा ओरिजिन ढूंढना जो सिमेट्रिक हो. मतलब देखो, इसके ऊपर जितना पार्ट है उतना ही नीचे उसका, इसके नीचे भी उतना ही पार्ट है. इससे तुमको थोड़ा बेनिफिट मिलेगा. बताता हूँ कैसे. एक काम करेंगे जस्ट ऐसे मैं लाइन ड्रॉ करके रखता हूँ. वर्टिकल लाइन एंड हॉरिजॉन्टल लाइन जैसे ऐसे ड्रॉ कर दी, ऐसे ही ड्रॉ कर दी. ओके गुड. ऐसे ड्रॉ कर दी. अब अगर डायग्राम
मैं मतलब जो टेक्स्ट बुक का डायग्राम अगर वो मैं लेता तो यू वुड हैव अंडरस्टैंड कि हर एक ये स्क्वायर और हर एक का साइड कितना है 1, कितना है 1, 1 है, कितना है 1, कितना है 1, सबका 1 है। तो अब लेट अस राइट डाउन कोऑर्डिनेट्स x1 y1, पहले x1 y1 ढूंढना पड़ेगा हमको। x1 y1 x1 y, ये 1 नंबर का ब्लॉक है कि नहीं? इसका पोजीशन ढूंढना पड़ेगा। कैसे ढूंढोगे इसका पोजीशन? अगर मैं बोल रहा हूँ साइड लेंथ 1 है, कितना है 1, हर एक क्या है स्क्वायर है, कितने डिस्टेंस है, लेंथ कितना है 1, बराबर। तो 5 से 6 कितना डिस्टेंस है 1, ये कितना है 1। तो ये लाइन कितने डिस्टेंस पे ओरिजिन से 2, कितने पे है 2, अरे 2 पे है ना। ये कौन सा एक्सिस है तुम्हारा, ये कौन सा एक्सिस है तुम्हारा? वेरी गुड, वेरी गुड। एक्सिस, अगर पहले तो एक्सिस समझ लो, ये कौन सा एक्सिस है x, ये कौन सा एक्सिस है y। ई जो शेप है ये कितने स्क्वायर ब्लॉक से बना है 10। हर एक स्क्वायर ब्लॉक का लेंथ कितना है 1। अगर हर एक स्क्वायर ब्लॉक का लेंथ 1 है तो सेंटर टू सेंटर भी 1 होता है। तो ये डिस्टेंस कितना है, और ये कितना है 1 + 1 कितना हो गया 2। मतलब इस पूरे लाइन पे x कोऑर्डिनेट कितना आएगा 2, और इस पूरे लाइन पे x कोऑर्डिनेट कितना होगा 1, इस पे कितना होगा 2 x कोऑर्डिनेट। सिमिलरली ये कितना डिस्टेंस है 1, तो इस पूरे लाइन पे y कोऑर्डिनेट कितना है 1, ये क्या है 2, वेरी गुड। इस पूरे लाइन पे x कितना है -1, और यहाँ कितना है, वेरी गुड, पक्का। तो अब मुझे बताओ जो पहला ब्लॉक था तुम्हारा उसका कोऑर्डिनेट क्या हो गया 1, 2, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 2, तो क्या हो गया 1, 2, बराबर। सेकेंड का x2 y2, x2 y2, x2 y2, what is x value, what is x value 1, what is x value 1, what is y value, मुझे पता है y मैडम मिस्टेक जानबूझ के, ये वैल्यू क्या है 1, ये वैल्यू क्या है 2, तो यहाँ पे क्या लिखोगे 1, 2, इधर 1, 2, इधर भी 1, 2। ये कौन था 2, 2 था, ये कौन था 2, 2 था। ओके, ये कॉमन मिस्टेक है। ब्लॉक 1 का x1 y1 पूछा, क्योंकि ब्लॉक 1 है ना, तो x1 y1, तो उसे 1, 2 लिख देते हैं गलती से, तो मत लिखना। तो यहाँ कौन है ये 2, 2 है, कौन है ये 2, 2, तो ये 2, 2 है, ये 1, 2 नहीं है। ओके, और ये कौन है 1, 2। व्हाट विल बी x3 y3, व्हाट विल बी x3 y3, 0, क्योंकि इस पूरे लाइन पे x कोऑर्डिनेट कितना है 0, और इस लाइन पे y कोऑर्डिनेट कितना है 0, राइट। तो x की वैल्यू कितनी 0, y की वैल्यू कितनी 2, कितनी 2, तो 0, 2, पक्का पक्का, श्योर, गुड। व्हाट विल बी x4 y4, what will be x4 y4, what is x value here 0, what is y value here 1, तो 0, 1, what is x5 y5 0, 0, यही तो ओरिजिन है ना, अरे इसको तो ओरिजिन बनाया तुमने। what will be x6 y6, what is x6 1, और ये 0, तो क्या आ गया 1, 0। What will be x7 y7, x7, x7 कौन से एक्सिस पे पॉइंट है y एक्सिस पे, तो x वैल्यू कितनी है 0, y वैल्यू कितनी है -1, तो 0, -1, x8 y8, 0, -2, x9 y9, x9 1 और -2, तो 1, -2, x10 y10 कितना 2, -2, हो गया, मिल गया कोऑर्डिनेट्स। अब और अच्छे से ध्यान देना, जब तुम इन सबको ऐड करोगे m1 m2 m3 सबकी वैल्यू क्या थी, सबकी वैल्यू क्या थी m, तो m तो कॉमन आ गया ना, और नीचे m1 + m2 + m3 10 बार, तो कितना हो गया 10m, इसको तो लिखना नहीं। अंदर कौन बचा x1 + x2 + x3 + x4, कब तक 10 तक, तो सिर्फ 2 + 1 3 + 0 3 + 0 3 + 0
+1 4 0 0 ये कितना 5 और 2 7 कितना 7 तो ये कितना आया 7 कितना आ गया ये 7 तो 7m/10m बराबर क्या व्हाट इज 7m/10m 7/10 मतलब कितना 0.7 तो 0.7 पक्का गुड ये 0 आएगा क्यों बताता हूँ वापस वही लॉजिक m कॉमन और नीचे कितना 10m यहाँ पे क्या करोगे y1 + y2 + y3 y10 तक 2 + 2 4 + 2 + 1 7 7 में से एक गया 6 में से 2 गए 4 में से 2 गए 2 में से 2 गए 0 0 तो 0 हो गया और वो तो पहले से ही था ये y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है इसलिए मैंने बोला ओरिजिन चूज करते वक्त केयरफुल रहो क्योंकि y एक्सिस देखो जितना पार्ट ऊपर है उतना ही पार्ट नीचे है तो y एक्सिस के अबाउट क्या है सिमेट्रिक है इसलिए तो y सेम 0 आने ही वाला था हो गया नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत सिंपल है सेंटर ऑफ मास का ही क्वेश्चन है बट बहुत सिंपल है चलो यहाँ ध्यान दो नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जाम्पल 4.13 thin walled uniform hollow sphere hollow मतलब अंदर से पोकल of radii 1 सेंटीमीटर ये रेडियस 1 सेंटीमीटर का स्फीयर है 2 सेंटीमीटर ये 2 सेंटीमीटर का स्फीयर है एंड 3 सेंटीमीटर are so located that their centers या ध्यान दो their centers are on the 3 vertices of an equilateral triangle ABC having each side of 10 centimeter. Determine center of mass of the system. अब इसमें दो टाइप के क्वेश्चन आते हैं ये एक टाइप है दूसरा बताता हूँ इफ यू लुक एट डायग्राम वेरी केयरफुली इधर क्या लिखा है m इधर क्या लिखा है और इधर क्या लिखा है तो ये मासेस है क्या ये मास है तो पहले का मास कितना m इसका कितना 4 है इसका कितना 9 है ये वन टाइप ऑफ क्वेश्चन जिसमें मास दिया है और एक टाइप का क्वेश्चन होता है जिसमें मास भी नहीं दिया होता तो तुमको मास फाइंड करना पड़ता है राइट तो वो टाइप का क्वेश्चन जब आएगा तब देखेंगे अभी तुम बच गए क्योंकि तुमको मास दे दिया तो मास दे दिया तो काम आसान हो गया मैं डायग्राम जानबूझ के वापस ड्रॉ कर रहा हूँ बिकॉज आई वांट यू टू अंडरस्टैंड एग्जैक्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है व्हाट इज द इक्विलैटरल ट्रायंगल मतलब क्या होता है उसका ऑल साइड्स आर सेम वेरी गुड एंगल्स आर आल्सो सेम कितने 60 60 एंड 60 उसमें से उसके हर एक वर्टेक्स पे इक्विलैटरल ट्रायंगल के हर एक वर्टेक्स पे इक्विलैटरल ट्रायंगल के हर एक वर्टेक्स पे एक हॉलो स्फीयर है ए वर्टेक्स पे ऐसा स्फीयर है जिसका मास m है और रेडियस 1 सेंटीमीटर है बी वर्टेक्स पे ऐसा स्फीयर है जिसका मास 4m है और रेडियस 2 सेंटीमीटर है और सी वर्टेक्स पे क्या है सी वर्टेक्स पे 9m एंड 3 सेंटीमीटर तो रिमेंबर यहाँ पे रेडियस आपको दिया है 1 यहाँ पे आपको रेडियस दिया हुआ है 2 यहाँ पे रेडियस दिया हुआ है आपको 3 रेडियस इज 3 तो रेडियस यहाँ पे 3 है गुड इसका मास कितना है m ये a वर्टेक्स है इसका मास कितना है 4m ये कौन सा वर्टेक्स है b इसका मास कितना है 9m राइट वेरी गुड ये है c बराबर पक्का पक्का श्योर श्योर गुड 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 अब तुमको सेंटर ऑफ मास लोकेट करना है एज आई टोल्ड यू सेंटर ऑफ मास लोकेट करने से पहले यू हैव टू फिक्स ओरिजिन कहीं से तो मेजर करोगे ना और पिछले क्वेश्चन में जितने भी पार्ट्स थे 10 पार्ट सबका मास सेम था सबका साइज सेम था यहाँ पे वैसा है क्या नहीं तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने का एक सिंपल सा ट्रिक बना लो जो सबसे बड़ा मास है कौन है मतलब सी पे जो है उसको ओरिजिन मान लेना मतलब मेजरमेंट तुम वहां से करने वाले हो क्यों क्योंकि जो खुद ओरिजिन पे है उसका एक्स और वाई क्या है 0 0 मतलब इसको सॉल्व नहीं करना पड़ेगा आपको तो यहाँ पे मैं कर लेता हूँ ओरिजिन सेट तो हमेशा ऐसा ही करना ऐसा करोगे तो फिर यू विल गेट योर आंसर वेरी फास्ट ये हो गया एक्स और ये वाई तुमको फाइंड करना है सेंटर ऑफ मास यू आर सपोज टू फाइंड आउट सेंटर ऑफ मास सेंटर ऑफ मास फाइंड करना मतलब x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट फाइंड करना है और आपको फॉर्मूला तो पता ही है x कोऑर्डिनेट के लिए
क्या करोगे, m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3, बस तीन, क्योंकि तीन ही ऑब्जेक्ट थे, अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3। और y कैसे फाइंड करोगे, m1 y1 प्लस m2 y2 प्लस m3 y3 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3। पक्का पक्का, m1 इज m, m2 इज 4m, तो m और 4m 5m हो गया, 9, कितना हो गया टोटल 14m। तो डिनोमिनेटर दोनों का क्या आएगा 14m। चलो वो तो देखेंगे बाद में। अब हमको अगर ये क्वेश्चन सॉल्व करना है तो हमको क्या क्या चाहिए, हमको चाहिए x1 y1, और क्या चाहिए x2 y2, और क्या चाहिए x3 y3, राइट। अभी x1 x2 x3 कौन, एक काम करते हैं ना, ये जो a है इसको 1 बोल देते हैं, तो ये x1 y1, और ये जो b है इसको 2 बोल देते हैं, तो ये x2 y2, और जो ये c है इसको क्या बोल देते हैं 3, तो x3 y3। वो तो पहले से पता है, वो क्या है 0 0, और हमने तो वहां पे ओरिजिन सेट किया, तो क्या आएगा 0 0। पक्का पक्का, गुड। इफ यू हैव अ पॉइंट ऑन x एक्सिस, इफ यू हैव अ पॉइंट ऑन x एक्सिस, व्हाट इज y वैल्यू ऑफ इट 0, b कहाँ पे है x एक्सिस पे, और ये डिस्टेंस कितना है 10, तो इसका x कोऑर्डिनेट क्या है, x कोऑर्डिनेट 10, y कोऑर्डिनेट क्या है, तो ये तुम्हारा हो गया 10 बराबर, गुड। देन शुरुआत ऐसे ही होती है, आई एम टेलिंग यू। छोड़ो, रिकॉर्डिंग में आ जाएगा, इसके बाद बताता हूँ मैं, गुड। तो इफ आई ड्रॉ एंड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर, वैसे एंगल बाइसेक्टर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी होता है, तो डेफिनेटली ये क्या है 5 सेंटीमीटर, ये क्या है 5 सेंटीमीटर। आई डोंट केयर फॉर दैट, मुझे उसका कुछ पता नहीं है, मेरा इंटरेस्ट था कि ये 10 सेंटीमीटर, तो मिड पॉइंट कहाँ है 5 सेंटीमीटर, ये पूरा लाइन, तो इस पूरे लाइन पे x की वैल्यू कितनी है 5, तो x कोऑर्डिनेट कितना हो गया 5 सेंटीमीटर, तो x कोऑर्डिनेट इसका कितना हो गया 5 सेंटीमीटर। पक्का पक्का, गुड। क्या फाइंड करना है अभी, y कोऑर्डिनेट। अब y कैसे फाइंड करते हैं, y कैसे फाइंड करते हैं, तो ये y होता है, और ये कितना है 5, और ये एंगल कितना है 60। आप थोड़ा दिमाग लगा के सोचोगे, तुमको y चाहिए, y अपोजिट है, क्या है अपोजिट है, अपोजिट चाहिए, एंगल पता है, और एडजेसेंट पता है। अपोजिट चाहिए, एंगल पता है, एडजेसेंट पता है, साइन कॉस की tan, वेरी गुड। तो इफ यू टेक tan 60, tan 60 इज अपोजिट y अपॉन एडजेसेंट, कितना है 5, तो y कितना हो गया 5 tan 60। व्हाट इज tan 60, √3, सिर्फ √3, तो 5 √3, तो ये कितना आ गया 5 √3 सेंटीमीटर, तो ये आ जाएगा 5 √3 सेंटीमीटर। ओके ओके, तो आपको मिल गया क्या x1 y1 x2 y2 x3 y3, यस हो गया, हो गया। तो अभी हम लोग क्या करेंगे फिर, ये वैल्यूज कहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे इस फॉर्मूला में। तो x सेंटर ऑफ मास इज m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3। व्हाट इज m1 m, व्हाट इज x1 x1 5, और सेंटीमीटर में रहने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है 5। व्हाट इज m2 4m, व्हाट इज x2 10, राइट, प्लस 0, क्योंकि x3 is 0। व्हाट इज m1 m, हाउ मच इज दिस 4m एंड 9m, तो कितना हो गया 45, क्योंकि 40 और 5, तो 45m अपॉन कितना 14m, mm कैंसल, तो 45/14, ये हो गया x सेंटर ऑफ मास। अभी क्या फाइंड करोगे, y सेंटर ऑफ मास, y सेंटर ऑफ मास, y center of mass, it is m1 y1 plus m2 y2 plus m3 y3 upon m1 plus m2 plus m3। m1 is m, m1 is m, what is y1 5 √3, कितना 5 √3, तो 5 √3, m2 is
4m, लेकिन y2 इज 0 0 ना y2, तो ये 0 आ गया। y3 भी कितना है 0, तो ये क्या आ गया 0 अपॉन टोटल कितना है 14m, m और m कैंसल, तो 5√3/14 ऑफ कोर्स सेंटीमीटर और हो गया। क्वेश्चन बताओ।